हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन आपका 9 अगस्त 2021 को जारी हुआ था, जिसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो थी आपकी 29 अगस्त 2021 तक है। ठीक है, जिसको आप उस तक भर सकते हैं 2021 तक, 29 अगस्त 2021 तक आप आसानी से इसको भर सकते हैं। रात 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं, यानी 11:59 तक आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और जो आपका आवेदन शुल्क है वह आपको 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:59 तक आपको क्या करना होगा, भरना होगा। चाहे आप उसे डेबिट कार्ड से करें, चाहे नेट बैंकिंग से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से जमा करें, किसी भी तरीके से आप इसको जमा कर सकते हैं। तो आज हम इस जो विज्ञप्ति जारी की गई है इस पे चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट इसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को, इसके लिए क्या आपकी डिग्री चाहिए होगी, किस चीज़ का डिप्लोमा आपको होना जरूरी है जिससे आपको इस फॉर्म को भरने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन सभी जॉब्स के लिए हमारे चैनल पे तैयारी स्टार्ट कराई जाती है। आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कराई जाएगी, तो आप चैनल पे जुड़े रहें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इस बार जो यूकेपीएससी ने क्या कहते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने जो विज्ञप्ति यानी विज्ञापन जारी किया है, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज उन्होंने दी हैं। तो इस बार आप पे मौका भी काफ़ी अच्छा है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी पे आप अभी से लग जाइए। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो 9 अगस्त 2021 थी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:59 तक है। पूरा आप साफ साफ दिख रहा है आपको। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ये भी आपको क्या करना है, 29 अगस्त तक इसको भरना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अति महत्वपूर्ण निर्देश है, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं फटाफट और उसके बाद ही हम आगे आपको बताएंगे कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, अनिवार्य अर्हता क्या है, सभी आपसे इस पर बात की जाएगी। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित सभी श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। यानी जो आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, उसमें आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका यानी स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माध्यमिक उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश 8/6/2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल नंबर जो है आपका S19532/2010 2010 में माध्यमिक उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमान्य नहीं होगा। यानी अगर वो क्या करता है, आरक्षण लेने वाला जो व्यक्ति है यानी जिसको आरक्षण दिया जाना है, अगर वो इसको ऑनलाइन फिल नहीं करता है तो इन आदेशों के अनुसार उसको क्या आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित हो। यानी कह रहे हैं कि जो आरक्षण बच्चा चाहता है, जो अभ्यर्थी इसका आवेदन लेना चाहता है, सॉरी क्या कहते हैं, क्या लेना चाहता है, आरक्षण लेना चाहता है, वो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वो इस सर्टिफिकेट को अपने क्या कर ले, बना ले। ठीक है, यह एक चीज़ और सुन लें आगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि वह की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 29 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि यानी रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर किया जाएगा वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि यानी मार्कशीट इशू डेट हो। यानी जब आपकी मार्कशीट क्या की जारी की जाएगी उसी टाइम की जो आपकी तिथि है वही आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, जो आप फॉर्म फिल करते समय आप भरेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अतः अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि यानी मार्कशीट इशू डेट का अंकन होना बहुत जरूरी है। यानी कह रहे हैं इनका कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी ये जरूर जान लें कि जब वो ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो उनकी जो क्वालिफिकेशन यानी जो उन्होंने शैक्षिक योग्यता ले रखी है उसकी जो मार्कशीट है
उसकी डेट आप अच्छे से फिल करें। जो मार्कशीट पे डेट इशू की गई है, यानी आपकी मार्कशीट जब जारी की गई थी उसकी डेट को क्या करें, आप अच्छे से भर लें। नहीं तो इसकी जिम्मेदारी, अगर फॉर्म में कोई इसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की अगर गलती आपकी पाई जाती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि आवेदन पत्र को भरते समय सही सही से भरें और सभी जानकारियों को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे से एक लाइन और पढ़ लेते हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों या शैक्षिक योग्यताएं, आयु आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आयोग समस्त आगामी परीक्षा में, यानी जो इस आयोग द्वारा यानी यूकेपीएससी द्वारा आयोग द्वारा जो भर्ती जारी की जाएगी, अगर आपके सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाते हैं जैसा कि आपने फिल किया है, उस तरीके की डिटेल आपके सर्टिफिकेट में नहीं मिलती है, तो आपके जो यूकेपीएससी के फॉर्म भरने के लिए 5 साल के लिए आपके सभी जो हैं ये निरस्त कर दिए जाएंगे सर्टिफिकेट। आप इनसे फॉर्म नहीं भर पाएंगे यूकेपीएससी के, यानी आप 5 साल तक दोबारा यूकेपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है, यानी उनके लिए क्या सजा भी दी जा सकती है। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखी होना अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। आगे हम बात करते हैं, ये सब यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। यहीं पे ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो है पदनाम, अर्हता, आरक्षण संबंधी सभी प्रकार के जो उनके वहाँ हैं इत्यादि किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया, यानी अगर वो उसमें संशोधन किया हुआ होगा, मान लो इसकी जो आपकी आवेदन की डेट है उस डेट के बाद उसमें संशोधन करवा के अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया है और डेट कुछ और भरी है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। इसमें आगे बात करते हैं, जो फीस है आप क्या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ आपका है। ये नॉर्मल चीज़ें लिखी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा आप वो नहीं करने की ज़रूरत। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। देखो रिक्तियों का विवरण यहाँ देखेंगे आप। सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190, यानी बहुत बढ़िया पोस्ट, यानी 190 पोस्टों का क्या किया गया है, रिक्तियां जारी की गई हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। देखो आ जाइए बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे साफ साफ, यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट कहाँ किसके के लिए है। यहाँ पे आपको वो क्लियर कर देते हैं हम। देखो क्रम संख्या लिखा है, विभाग यहाँ पे, पद का नाम, यहाँ पे कुल रिक्तियाँ देखेंगे समान के लिए कितनी हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या हिसाब यहाँ रहेगा। तो आगे बात देखते हैं, राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, यानी नायब तहसीलदार विभाग का नाम होगा राजस्व विभाग, और जो पद का नाम है वो नायब तहसीलदार है। इसके लिए कुल क्या है 35 पद लिए गए हैं। 35 पद में से 22 आपके जनरल के होंगे, यानी सामान्य जाति के, 6 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 हैं, और जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 3 पदों पर क्या निकली गई है, वैकेंसी निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट जो है, इसमें डिप्टी जेलर की है, यानी कारापाल की है। इसमें 27 वैकेंसीज है। जनरल के लिए आपकी 14 रहेंगी। अनुसूचित जाति के लिए आपके 8 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए वो है। आर्थिक वर्ग से ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके लिए क्या है 3 वैकेंसीज हैं। आगे हम बात करते हैं खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के लिए पूर्ति निरीक्षक जो आपकी पोस्ट का नाम है, इसके लिए 28 वैकेंसीज आपकी हैं, जिसमें 3 आपकी जनरल के लिए हैं, 12 आपकी अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 3 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए, और ओबीसी के लिए जो है आपकी 9 हैं, और 1 पोस्ट है आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, आगे बात करें हम तो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आगे विपणन निरीक्षक जिसका पद का नाम है, इसमें 50 वैकेंसीज आपकी निकाली गई, जिसमें 26 जो है 26 आपकी जनरल के लिए, फिर एससी के लिए, फिर एसटी के लिए, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ओबीसी के लिए, फिर 4 जो है आपकी वैकेंसी किसके कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे निकाली गई। आगे हम बात करते हैं श्रम विभाग में, हम बात करेंगे श्रम विभाग में आपका श्रम परिवर्तन अधिकारी है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की 9 वैकेंसी है, जिसमें 1 जनरल की है, 3 जो है आपकी एससी की हैं, फिर 1 आपकी एसटी की है, 2 आपकी ओबीसी की, और 2 क्या हैं आपकी कमजोर वर्ग। आबकारी विभाग में ऐसे ही हम बात करेंगे। आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षण एक्साइज इंस्पेक्टर जो है
उसकी 10 वैकेंसी, जिसमें 5 जनरल की मिलेंगी आपको, 4 एससी की मिलेंगी, 0 एसटी की हैं, 1 आपकी ओबीसी की और 0 कमजोर वर्ग की आपकी रहेंगी। आगे बात करें पंचायती राज विभाग में, पंचायती राज विभाग में 2 आपकी पोस्टें निकली हैं, एक जनरल की है और एक आपकी किसकी है, एससी की है। उसके बाद आप देखते हैं गन्ना एवं चीनी वालों की बात करें तो इसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की इसकी 2 पोस्टें, एक जनरल और एक एससी के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ लें, गन्ना निरीक्षक विकास, ठीक, गन्ना विकास निरीक्षक यानी केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की 23 पोस्ट है, जिसमें 20 जनरल की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट जनरल के लिए दी गई है। 23 में से एक आपके एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए और एक आपके कमजोर वर्ग के लिए। फिर उसके बाद खांडसारी निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक 4 पोस्टें इसकी हैं, 3 पोस्टें आपकी किसकी हैं, जनरल की, एक एससी की और अदरवाइज और किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। नायब तहसीलदार के लिए आपकी क्या योग्यता रहेगी, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत क्या कह रहा है, नायब तहसीलदार के कुल पदों की संख्या कितनी, 35 है। पद का स्वरूप आपका समूह का अराजपत्रीय अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा, इस चीज़ को आप समझ लें। वेतन का जो आपका प्रारूप है वो आपका 44,900 यानी 44,900 से लेकर आपका 1,42,400 लेवल 7 के लिए रहेगा, ठीक है, यानी 7वां वेतन आयोग जो लगा उसके अकॉर्डिंग है। शैक्षिक अर्हता आप देखेंगे, भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, यानी आपने क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए या आपको ग्रेजुएशन के समकक्ष यानी उसी के इक्विवेलेंट जिसे यानी उसके बराबर आप पे क्या होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता होना का बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे 12th के बाद आप 3 साल का आपने कोई कोर्स कर रखा हो या 3 साल का डिग्री कॉलेज से आपने बीए, बीकॉम, बीएससी अदरवाइज़ कोई भी आपने कोई कोर्स कर रखा हो जो आपका 3 साल का हो, चाहे वो बीसीए हो कुछ भी हो, अदरवाइज़ वो आपका होना ज़रूरी है, जो आपका क्या हो, एक डिग्री लेवल का पोस्ट हो यानी पीजी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का वो कोर्स हो जो आपको 12th के बाद 3 साल करने का होता है। आप इसमें डिप्लोमे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात करें अधिमान्य अर्हता, इसमें कह रहा है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी कह रहा है कि अगर अधिमान्य अर्हता में ये होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कईयों के पास होती है कईयों के पास नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर बोला राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये सब जो होना भी उसके लिए ज़रूरी है। अधिमान्य अर्हता का कोई ये नहीं है कि आप पे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आप जो है शैक्षिक अर्हता आपके लिए ज़रूरी है। इसमें अगर यहाँ पे आपका लिखा होता अनिवार्य अर्हता तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके पास शैक्षिक जो ऊपर वाली है शैक्षिक अर्हता ये होना बहुत जरूरी है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बेस पे आप इसको भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे उप कार्यपाल की कुल पदों की संख्या 27 है। पद का नाम सेम वही है जैसे नायब तहसीलदार का अराजपत्री अंशदायी। पेंशन यानी वेतनमान देखेंगे तो आपका क्या होगा 35,400 से है इसका स्टार्टिंग और आपकी 1,12,400 तक रहेगी, लेवल 6 के अंदर आ जाएगा। इसमें भी क्या है कि एक विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका क्या हो भारत में स्थित हो वहाँ से आपने क्या कहना चाहिए, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए और उसके समकक्ष में ही आपको क्या नहीं कोई एक अर्हता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कह रहा है आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिमान्य अर्हता सेम वही है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गया है अन्य अनिवार्य अर्हता, इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। पुरुष के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति के जितने भी हैं ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 रहेगी, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले हैं उनको सामान्य जाति के बच्चों के अकॉर्डिंग यानी जो प्लेन्स में रहने वाले हैं उससे 5 सेंटीमीटर की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ऐसे ही एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 157 यानी उन्हें और ज़्यादा कम सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यानी उनको और ज़्यादा छूट मिल रही है, यानी 2.5 की और छूट मिलेगी। अगर अकॉर्डिंग टू पूरा देखा जाए तो 7.75 सेंटीमीटर उनकी हाइट जर्नल के अकॉर्डिंग क्या है कम होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर पर्वतीय होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना उनका ज़रूरी है, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए देखेंगे यहाँ पे महिलाओं के लिए अगर महिलाएं इस पोस्ट को भर रही हैं
तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से, पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। यानी कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के अगर वो सामान्य या पिछड़ी जाति के अंदर अगर वो महिला आती है तो उसकी हाइट 152 यानी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी है तो उसकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी के लिए न्यूनतम वजन 45 केजी का होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये आपकी जो प्रोसेस है ये आपके भर्ती के टाइम की है, क्योंकि फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिल रहा है फिल करने के लिए। तो आप आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है टिप्पणी, अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। यानी कह रहा है कि अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो सरकार द्वारा क्या होंगे समय समय पर जारी किए जाएंगे। पूर्ति निरीक्षक के लिए सेम वही चीज़ें 28 सब चीज़ें आप अभ्यर्थी की योग्यता भी वही रहेगी। पेंशन पे जो आपका वेतन है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आपका जो इससे ऊपर वाला उपकार्यपालक बिल्कुल वही है। यहाँ पे आपको एनसीसी का अगर आपको सर्टिफिकेट है या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। इसी तरीके से सभी पदों के लिए एक ही चीज़ है यहाँ पे जारी की गई है, तो ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सभी के लिए आपको ये चीज़ें होना जरूरी है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे देखेंगे आप जो आपका आ जाता है आबकारी निरीक्षक के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे आपको सेम वही है जो आपके उपकार्यपाल के लिए था, उसमें भी आपको यही सब चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ उपकार्यपाल के लिए आप यहाँ देखेंगे अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 167.60 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 160 चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 162.60 सेंटीमीटर आपको चाहिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए। ऐसा ही छाती के लिए अगर हम बात करें, छाती बिना फुलाए आपकी 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला के आपकी 83.8 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए। न्यूनतम फुलाव क्या है 5 सेंटीमीटर का बिल्कुल क्या है अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए वजन जो है आपका 45 किलो तक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सभी चीज़ों के लिए एक ही चीज़ है, आप किसी चीज़ से घबराएं ना, बस आपका क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप सभी पदों को क्या कर सकते हैं आसानी से भर सकते हैं। तो बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ आयु सीमा की बात कर लेते हैं हम। आयु सीमा में बोल रहा है आप जो न्यूनतम 21 वर्ष के होने चाहिए और कहाँ तक अधिकतम 42 वर्ष तक की आयु धारित करते हों। और एक चीज़ का मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो आयु की नियुक्ति की जाएगी आपकी 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग की 1 जुलाई 2000 के पश्चात यहाँ पे लिखा 1 जुलाई 2021 के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 तक कितने 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष से क्या हो अधिक ना हो। ठीक है, यानी 42 आना चाहिए था, यहाँ पे 43 लिख दिया। 42 से अधिक ना हो, यानी 42 साल का ही होना चाहिए। 43 वर्ष से अधिक अगर वो 42 वर्ष से अधिक वो होता है तो इस भर्ती के पात्र नहीं होगा। यानी यहाँ पे जब देखा जाए तो 1 जुलाई 2000 के पश्चात का उसका जन्म ना हो और 2 जुलाई 1978 से पूर्व का उसका जन्म ना हो। ठीक है, आगे ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने लायक। आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ आपको देख लेते हैं। अनिवार्य वांछनीय अर्हता उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के अनुसार समय समय पर संशोधन किया जाता है के अनुसार। आगे यहाँ पढ़ने में 33 ले पढ़ों को इतना ज़्यादा खास में लिखना ही, अब जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ। 28 जून 2019 को द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर भर्ती आवेदन करने के लिए वही विद्यार्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तथा उनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता संस्थान से क्या की हो प्राप्त की हो। यानी कह रहा है कि जो आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट हैं वो आपके क्या हैं उत्तराखंड के ही होना चाहिए, उत्तराखंड से बाहर का कोई मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का आप ज़रूरी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रख लें कि परंतु ये सैनिक अर्धसैनिक कार्यरत राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राज्य शासकीय संस्था से नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड के कार्यरत ऐसी कमी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित हैं नहीं हो सकती। ठीक है, स्वयं
अथवा उनके पति वगैरह सभी पुत्र पत्नी कुछ भी हो समूह के भर्ती के चयन आवेदन पात्र होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यस या नो का उसमें टिक करें तो उससे आपको कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, सब आप इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, बस जो उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उत्तराखंड शासन पत्र के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं, यानी खाली ये फॉर्म जो है खाली उत्तराखंड के लोग ही भर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा भर नहीं सकता इस फॉर्म को, कोई भी दूसरे राज्य का इसको नहीं भरेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेवक में से सिलेबस में क्या होगा आपका, देखो क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आगे हम बात करते हैं, देखते हैं अभी। फीस का जो रहेगा आपके, जो आप नेट बैंकिंग करेंगे उसमें आपकी फ़ीस का जो रहेगा वहाँ आप देखेंगे अनारक्षित के लिए क्या है, जो अनारक्षित यानी जनरल के लिए 150 रुपये तो आपकी फ़ीस है, और उसके बाद आपकी फ़ीस टैक्स जो लगेगा 26 रुपये, टोटल मिला के 176 है। फ़ीस तो लगभग सभी के लिए बराबर है, बस आप यहाँ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को अगर देखेंगे तो इन्हीं के लिए जो फ़ीस है वो कम है, 86.55 रुपीज़ आपकी इनकी फ़ीस पड़ेगी। अदरवाइज़ और सभी के लिए क्या है, फीस काफ़ी ज़्यादा। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं है, बस 26 रुपये का उनका शुल्क लगेगा जो उनका टैक्स के रूप में जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसके सिलेबस को देख लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्क्रीनिंग परीक्षा मुख्य व लिखित। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा ओब्लिक मुख्य लिखित परीक्षा ओब्लिक साक्षात्कार परीक्षा में बुलाए जाने वाले के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्क्रीनिंग, ठीक है, ये पात्र नहीं होंगे। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा इसके बुलाए जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। ठीक है, अगर किसी की अर्हता जो है इससे कम है तो उसको चयन क्या करेगा, निरस्त कर देगा, यानी उसकी परीक्षा संभव नहीं होगी। स्क्रीनिंग प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन, यानी जो आपकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, उसमें क्या होगा, आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण की 150 प्रश्नों की वास्तुनिक प्रकृति का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, यानी जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपसे पूछी जाएगी। मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय पर आयोग की वेबसाइट पर क्या हो जाएगा, दे दी जाएगी। यानी पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइमरी लेवल का पेपर देंगे, यानी प्रीलिम जिसे आप बोलेंगे वो देंगे। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, और ये आपके यहाँ सेंटर दे रखे हैं। इन सेंटरों पे क्या है, आप अपना सेंटर प्रेफरेंस कर सकते हैं कि फ़र्स्ट आप किसको करेंगे और सेकंड किसको करेंगे। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। चलो, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको सिलेबस का बता देंगे कि आपको किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। देखो यहाँ थोड़ा सा आ गया है, ये देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन व सामान्य बुद्धि परीक्षण वास्तुनिक प्रकार की होगी। यानी जो आपका पहला पेपर जिसे प्रीलिम बोलेंगे आप, वो आपका खाली सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, उसमें यानी आपके जो है जीके जनरल स्टडीज़ और आपके जो एप्टीट्यूड की जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आपके हल्के फुल्के मैथ और रीजनिंग आपके दोनों के क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। आगे मुख्य परीक्षा में आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा आपकी ये होगी विषय परक प्रकार की, यानी विषय को परखने के प्रकार, जिस विषय पे आप भर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। व्यक्तित्व परीक्षा, यानी आपका साक्षात्कार होगा कि आपको किस चीज़ का कितना ज्ञान है। आपको समय अवधि देखेंगे यहाँ पे, जो प्रीलिम के लिए है समय अवधि, यानी इन पेपरों के 150 अंक का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 150 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कह रहा है जो आपके प्रीलिम के एग्ज़ाम होंगे वो मुख्य परीक्षा में आपके नहीं जुड़ेंगे। तो आपको प्रीलिम क्या है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन 200 अंक का होगा, अधिकतम अंक 3 घंटे का समय मिलेगा, 20 प्रश्न आपको मिलेंगे लिखने के लिए। निबंध आलेखन के लिए आप देखेंगे 200 के प्रश्न आपके रहेंगे, 200 अंक आपके रहेंगे, 3
आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 5 प्रश्नों की संख्या आपको मिलेंगी। निबंध व आलेखन के प्रश्न पत्र न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। व्यक्तित्व परीक्षा का अधिकतम 50 अंक आपको इसमें लाने होंगे। ठीक है, अधिकतम की तरह व्यक्ति परीक्षा का साक्षात्कार अधिकतम 50 अंक का होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था। अब ये सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में आ गया है, तो बिल्कुल इसमें जो सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट, क्या क्या कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसकी वीडियो में इस वीडियो के बाद आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको क्या जाए क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आपको सारा पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।